हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि ऑर्डर के बारे में पढ़ा कि ऑर्डर क्या होता है और उसके बारे में हमने क्वेश्चंस भी पढ़े कि ऑर्डर बताया कि एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। किसी भी रिएक्शन को यो देख करके हम ऑर्डर नहीं बता सकते। और एक पॉइंट हमने पढ़ा कि जो स्टोकियोमेट्री और ऑर्डर के अंदर कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर कोई सिंपल रिएक्शन होती है तो उनकी स्टोकियोमेट्री का सम क्या हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। और हमने कहा कि कोई अलग अलग अगर एक जैसे खानदान की अगर कोई रिएक्शन होती हैं तो उनको देख करके कभी भी हमें उनके ऑर्डर का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल भी लिखा था, H2+I2 गिव 2HI, जो कोई सेकेंड ऑर्डर की थी, H2+Cl2+2HCl जो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी। इस तरीके से हमने कई चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। मैंने कहा कि ये कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है जो ऑर्डर है। तो मैंने एक ऐसा भी कोई एग्जांपल आप लोगों को बताया कि द डीकम्पोजिशन ऑफ द गैस ऑन द सॉलिड सरफेस, अगर लो प्रेशर पे होता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है और हाई प्रेशर पे होता है तो उसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और ऑर्डर जो होता है वो अगर स्टोकियोमेट्री को चेंज करने से कभी ऑर्डर चेंज नहीं होता है और न ही किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ का रेट चेंज होता है, जबकि रेट कांस्टेंट चेंज हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है। और आपने रेट कांस्टेंट के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी होगी कि रेट कांस्टेंट एक तो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, एक कैटालिस्ट के साथ चेंज होता है, और एक मैंने लिखवाया था कि स्टोकियोमेट्री को चेंज करने से भी रेट कांस्टेंट चेंज होता है, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होता। ये मैंने बताया कि जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है और स्टोकियोमेट्री को चेंज करना स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। तो इस तरह के हमने तरह तरह के इसकी जो भी इंफॉर्मेशंस थी वो हमने पढ़ी। तो जो लास्ट में मैंने 6 वाला जो पॉइंट लिखवाया तो उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप नोट कर लीजिए। और वो लास्ट वाला ये था कि लो प्रेशर होता है, किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी भी गैस का डिकम्पोजिशन करते हैं तो हाई प्रेशर होता है तो जीरो ऑर्डर है, और लो प्रेशर होता है तो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो उसी के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नोट करवाते। चलो लिखो, रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन, रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration, depends on concentration according to the reaction। और एक जो रिएक्शन है मेरे पास ये लिखी है -dC/dt इज इक्वल टू K1C/1 + K2C। ये कोई इक्वेशन है, नीचे नोट करो। डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट कांस्टेंट, determine order and rate constant of reaction when number 1 पे लिखो very number 1 concentration is very low, number 2 concentration is very high। आपको पता ही है ऑर्डर का भी, लेकिन थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहला हम लिखते हैं कंसंट्रेशन इज वेरी लो। अगर मैं लो कंसंट्रेशन करता हूं इसका मतलब जो है ना C टेंड्स टू 0, मुझे C की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। लेकिन ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे ऊपर कभी भी C की वैल्यू 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 0 इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना क्या हो जाएगा, रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई रिएक्शन हमारी चल ही नहीं रही है, जबकि कोई ना कोई रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, चल रही है। तो इसलिए कभी भी मुझे 0 ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको 0 नहीं बढ़ाना होता है, इस तरीके से कभी भी 0 को पुट नहीं करना होता है। तो अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा -dC/dt इज इक्वल टू K1C। नीचे क्या लिखूँ बोलो, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा 1, तो ये यूँ लिख देता हूँ, 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब मुझे ये पता है, इसका मतलब क्या होता है, रेट होता है, ठीक है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये हमने क्या लगा दिया, रेट कांस्टेंट। लेकिन जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, क्या इसकी कोई पावर है इसकी पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये हकीकत में यूँ हुआ
रेट इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और जो कंसंट्रेशन की पावर क्या है 1 है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या होगी तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप वेरी वेरी लो कंसंट्रेशन लेते हो तो वो जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। मैंने 6th पॉइंट के अंदर भी ये चीज़ लिखवाई है। और इसका दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, जो कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई। तो अगर कंसंट्रेशन को हम अगर हाई करते हैं तो क्या कर देते हैं वो मैं एक बार नोट करवा देता हूँ। देखो कंसंट्रेशन इज, यहाँ पे लिखा मैंने कि कंसंट्रेशन इज हाई। अगर कंसंट्रेशन हाई है इसका मतलब हाई होता है तो C टेंड्स टू इन्फिनिटी करना है, और इन्फिनिटी कभी भी नहीं लिखना है। इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/c इज इक्वल टू 0, कि जो मेरे पास dc/dt इज इक्वल टू k1c/1 प्लस k2c है, मुझे इसके अंदर 1/c में इसको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो ऊपर वाली संख्या को भी मैं c से डिवाइड कर देता हूँ, नीचे वाली को भी c से डिवाइड कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या बना dc/dt इज इक्वल टू, ऊपर बना k1, नीचे क्या बना 1/c प्लस k2, क्योंकि c से c डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे इसकी लिमिट अगर मैं लगाता हूँ 0 तो मेरे पास माइनस dc/dt इज इक्वल टू k1/k2 बनेगा। और आपको पता है यहाँ पे जो c कहाँ है, क्योंकि c की पावर 0 है, यहाँ पे c नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस जो c थी उसकी पावर 0 है। तो ये जो रिएक्शन हुई हमारी, जो रिएक्शन है, रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर, रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, बड़ा अच्छा करेंगे, ठीक है ना। नोट करें, इसको नोट कर लिया, नोट कर। एक क्वेश्चन लिखो, 3a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट, 3a प्लस 2b गिव्स प्रोडक्ट। और नीचे लिखा है, यहाँ पे इसका रेट लिखा हुआ है k1 a की पावर 3 और b की पावर 2। इसको देख करके मुझे लग रहा है कि रिएक्शन कैसी है, सिंपल है। क्यों है, क्योंकि जो स्टोक्योमेट्री है वो हमने पावर में लिखा है। मैंने कहा स्टोक्योमेट्री का जो सम होता है वही ऑर्डर होता है, तो यहाँ पर भी ऑर्डर 5 है, इसको देख करके भी ऑर्डर क्या लग रहा है 5। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन सिंपल है। चलो उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया, 6a प्लस 4b गिव्स प्रोडक्ट। ये मैंने एक दूसरी रिएक्शन और लिखी है। अब पूछ क्या रहा हूँ वो नोट करो आप। इसका भी रेट लिख देता हूँ, इसको रेट 1 मान लेता हूँ, इसको रेट 2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे k, यहाँ पे k2 कर देता हूँ, यहाँ पे लिखा a, इसकी पावर x, यहाँ पे लिखा b और इसकी पावर y, ठीक है ना। अब नीचे लिखो क्या पूछा गया है, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन k1 एंड k2, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन k1 एंड k2 and also determine the value of x and y, and also determine the value of x and y। तो सबसे सिंपल सी बात है, ये हमने इसके पॉइंट में लिखवा दिया है कि किसी के स्टोक्योमेट्री चेंज करने से कभी भी ऑर्डर नहीं बदलता है। तो मेरे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या हुई 2। एक तो मेरा ये आंसर हो गया है। क्लियर है, ये हमने पॉइंट के अंदर मेंशन कर रखा है। तो ऑर्डर के हर पॉइंट हमें हर समय याद होने चाहिए, तभी हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। और उसके बाद में हमें इनका क्या निकालना है, वो इसका रेट निकाल रहा हूँ मैं। पहले वाली इक्वेशन का अगर रेट निकालता हूँ, देखना इस पहले वाली इक्वेशन का अगर मैं रेट निकालता हूँ, इस इक्वेशन का यहाँ पे अगर रेट निकालूंगा तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस
1/3 या 1/3 माइनस यहाँ पे लिखा मैंने dA/dt। ठीक है, क्या ये -1/3 dA/ जो dt है, क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल। मैं यहाँ पे करूँगा K1, यहाँ पे लिखा a की पावर 3 और b की पावर मैंने क्या किया 2। क्लियर है? नोट करो। अगर मैं इससे इसका रेट निकालता हूँ तो क्या हो गया बोलो? 1/6 माइनस dA/dt इज इक्वल टू, क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल है। K2 यहाँ पे a की पावर x और b की पावर क्या कर दिया मैंने y। दोनों चीज़ें एकदम क्लियर हैं। और उसके बाद में जब मुझे अगर इसका dA/dt निकाल रहा हूँ मैं, अगर मैं इसका dA/dt निकालूंगा और इसका भी dA/dt निकालूंगा, तो इसका dA/dt निकालता हूँ मैं, क्या मैं यही निकाल दूँ? ये लिख देता हूँ -dA/dt। बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं 3 और 2 कर सकता हूँ, मुझे अभी तो पता लग गया है इसका भी। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हुआ? 3K1 और आगे a की पावर 3 और b की पावर 2। क्या दिस इम्प्लाइज दैट, क्या मैं यहाँ से -dA/dt निकाल दूँ? 6K2, यहाँ पे क्या हुआ? a की पावर 3 और b की पावर 2। ये मैंने दो चीज़ें निकाल दी हैं। ये लो। क्या मुझे पता है कि जब दोनों का राइट साइड अगर सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? सेम होगा। तो क्या मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करवाता हूँ तो क्या आ जाएगा? देखो, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा। अगर दोनों को मैं बराबर करवा देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 3K1 अपॉन, यहाँ पे इसका dA/dt है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास K1 इजक्वल टू 2K2, क्योंकि 3K1 इजक्वल टू, या यूँ लिख लो 3K1 इजक्वल टू 6K2। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? K1 इजक्वल टू 2K2। ये मेरा क्या आ गया? एक रिलेशन आ गया है। क्या समझ में आई ये बात? नहीं? देखो, जितने भी मैं सवाल आप लोगों को करवाने लग रहा हूँ, सब के सब इम्पोर्टेंट सवाल से आप लोगों को करवा रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, इनको यहाँ लिखने के बाद सभी को दोबारा अच्छे से एक एक बार रिमाइंड किया करो, और अगर ये चीज़ नहीं भी आती है तो दोबारा वीडियो को एक बार देख लिया करो। और क्या नाम है, हर सवाल को अच्छे से समझना है, कॉपी में नोट करना है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना? तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना? और लिखो एक क्वेश्चन। यह क्वेश्चन है मेरे पास, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2। दिया हुआ है क्या मेरे पास? -dN2O5 अपॉन dt। ये दिया हुआ है क्या? K1 N2O5 इसकी पावर 1। दूसरा दिया है मेरे पास प्लस dNO2 अपॉन dt इज इक्वल टू K2 N2O5 की पावर 1। तीसरे का लिखा है मेरे पास d और यहाँ पे O2 अपॉन dt इज इक्वल टू K3, यहाँ पे लिख दिया N2O5 की पावर 1। उसके बाद लिखो नीचे, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन K1, K2 एंड K3। K1, K2 एंड K3 तीनों के अंदर क्या करना है मुझे? रिलेशन बनाना है। बहुत ही सिंपल है। अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन का मुझे रेट निकालना है बस। अगर मैं इस इक्वेशन का अगर रेट निकालता हूँ तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ, देखो इसी को यहाँ पे नोट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया? रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2। यहाँ पे क्या लिखूँ बोलो? -dN2O5 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/4 dNO2
अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी ओ टू अपॉन डी टी। कुछ नहीं करना है मुझे, सभी की क्या लिखनी है, वैल्यू नोट करूँगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और इसकी जो वैल्यू क्या है मेरे पास K1 N2O5, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 1/4, इसकी वैल्यू क्या है वही है क्या K2 और N2O5, इसकी वैल्यू क्या है K3, यहाँ पे क्या है N2O5। क्लियर है, हर जगह N25 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचा मेरे पास K1/2 इज इक्वल टू K2/4 इज इक्वल टू K3। ये मेरे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। बहुत ही सिंपल सा मुझे लग रहा है जो मैंने इतना काम किया है। वैसे भी इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इनके K में क्या रिलेशन है, इनके K में इसका जो K है, एक आपको बात बताता हूँ, एक K में भी किस तरीके से क्या क्या फ़र्क है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको आप नोट करो। देखो, एक होता है K और एक होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे इस इक्वेशन में लिखा है K1 लिखा हुआ था कि जैसे आपने लिखा है -DN2O5 अपॉन DT इज इक्वल टू, जो K1 लिखा था इसके लिए K1 लिखा है, इसके लिए K2 लिखा है, इसके लिए K3 हमारे सवाल में जो लिखा हुआ था, और K, इनमें क्या फ़र्क है, पहले तो ये मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ। सब में फ़र्क है। K का क्या मतलब होता है, K का क्या मतलब होता है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे K1 क्या था, अगर देखा जाए, इस सवाल की बात करने लग रहा हूँ, तो K1 क्या है, रेट कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू N2O5। N2O5 के रेस्पेक्ट में क्या है, रेट कांस्टेंट है। अगर K2 की बात करूं तो विद रेस्पेक्ट टू क्या था, NO2 के रेस्पेक्ट में ये इसका K है। K2 इस अकेले का है, K रिएक्शन का है, K3 इसका रेट है, O2 का रेट है, K क्या है, रिएक्शन का रेट है। अगर मैं यहाँ पे सभी इसका K और K1 K2 K3 के अंदर अगर मैं रिलेशन करवाना चाहता हूँ तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, ये सब बराबर है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका K भी लिख सकता हूँ। K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या है, हमारे पास रेट कांस्टेंट है। तो इनके अंदर हमें क्या होना चाहिए, फर्क का पता होना चाहिए। कि एक मैं सिंपल सी बात आप लोगों को बताता हूँ, नीचे लिखो इन जनरल। अब इसी के लिए एक सवाल बनाने लग रहा हूँ, लिखो इन जनरल द रिलेशनशिप बिटवीन, इन जनरल द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट ओब्लिक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर रिएक्टेंट ओब्लिक प्रोडक्ट। देखो, एक जनरल, इन जनरल AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, ये मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है। और यहाँ पे जो A है इसका रेट कांस्टेंट KA होता है, इसका रेट कांस्टेंट मैंने KB लिखा, और इसका रेट कांस्टेंट मैंने KC लिखा, इसका रेट कांस्टेंट मैंने KD लिखा। ये सभी के मैंने क्या लिख दिए, रेट कांस्टेंट लिख दिए हैं। ठीक है, तो सभी के रेट कांस्टेंट के अंदर एक जनरल फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या लिखोगे, KA इज द रेट कांस्टेंट ऑफ ए स्पीसीज A डिवाइडेड बाई इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू, यहाँ पे KB अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू KC अपॉन, यहाँ पे इस स्मॉल c है, ये कैपिटल C है, स्मॉल c इज इक्वल टू K, यहाँ पे कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये मेरे पास क्या हो गया, इनका सभी का एक रिलेशन हो गया। ठीक है।
तो जब भी रेट कांस्टेंट इनके बीच में क्या करना है, हमें रिलेशन करना है, तो कुछ नहीं है, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का जो के होता है उसको हम क्या कर देंगे, उसके स्टोक्योमेट्री कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ गए मेरी बात? तो ये रिएक्टेंट जो होता है ना, ये रिएक्टेंट का के क्या होता है, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, के ऑफ रिएक्टेंट। सुनो मेरी बात, मैं लिख रहा हूँ के ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है के ऑफ रिएक्टेंट? के ऑफ रिएक्शन इनटू स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये क्या होता है, के। इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा जैसे 3a प्लस 4b गिव्स 5c। अब a का क्या है, मैं कहूं कि व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ a, यहां पे लिख रहा हूं रेट कांस्टेंट ऑफ a क्या होगा, के ए। कोई पूछे तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट क्या है, के, इसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3, तो के ए कितना हुआ, 3k के बराबर हुआ। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो ना, इसका रेट कांस्टेंट, के का क्या रेट कांस्टेंट, के है, इस पर्टिकुलर का रेट कांस्टेंट क्या है, के ए है। होता क्या है, अगर पूछा जाए इसमें और रिएक्शन के में क्या रिलेशन है, तो k इज इक्वल टू 3ka। समझे कि नहीं? अगर मुझे इसका निकालना है तो यहां पे बताने लग रहा हूं मैं, देखो यहां पे, एक मिनट, मुझे रेट कांस्टेंट मुझे निकालना है, रेट कांस्टेंट ऑफ बी स्पीसीज। तो क्या होगा, के बी, क्या होगा, के रिएक्शन का है, बी के सामने क्या है, कोफिशिएंट, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इन दोनों में रिलेशन हो गया। इसी तरीके से के सी मेरा क्या हो गया, 5k। आप ये भी लिख सकते हो, इस a है तो a लिख दो, b है तो b लिख दो, नहीं, यहाँ पे लिख सकता हूँ, k हो गया, ये लो। और सभी के अंदर अगर रिलेशन देखा जाए तो क्या हुआ, ka अपॉन 3 इज इक्वल टू kb अपॉन 4 इज इक्वल टू kc अपॉन 5। तो मेरे हिसाब से इस तरह के कोई छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें अगर कोई रिलेशन पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, और रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज, चाहे वो रिएक्टेंट की हो, चाहे वो किसकी हो, प्रोडक्ट की हो, तो इस तरीके के मेरे हिसाब से हम जो क्वेश्चंस हैं वो सब क्या कर लेंगे, इनके रिलेशनशिप निकाल देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हमने ऑर्डर के बारे में है ना ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है ना कर लिए हैं, और इसके बाद में हमारे सिलेबस के अंदर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर लेते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छे से समझना है इसको, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, कि भाई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसका हमें डेरिवेशन करना है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। तो लिख लो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहले ये है कि मुझे पता है किसी रिएक्शन के बारे में कि भाई कोई रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर की है। इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर A गिव्स B, सबसे पहले मुझे पता है कि ये रिएक्शन मेरी जीरो ऑर्डर की है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो रेट है मेरा इज इक्वल टू यहाँ पे K, और जो A है इसकी कंसंट्रेशन जीरो है, तभी तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि इसका ऑर्डर कितना है, जीरो है। और कोई भी रिएक्शन होती है सबसे पहले मुझे ये दो चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखूँगा, व्हेन टाइम इज जीरो मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ A इज जीरो विच इज नोन एज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B इज नथिंग, जीरो, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। व्हेन टाइम इज T देन कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T ऑफ A इज 80, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, A0 माइनस एक्स, जो हम पहले भी पढ़ चुके, क्योंकि ये 1:1 रेशियो है। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है
कि मैं यहाँ पे 2x करता, यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ पे 3x करता, अभी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं x। ये जो कंसंट्रेशन है इसको मैं क्या बोल देता हूँ BT। अगर आपसे छोटे छोटे ये मीनिंग्स हैं जो हमें याद रखने हैं, कोई कहे कि A नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम T, BT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम T। और ये रिएक्शन जो है ये मेरी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और इसका जो रेटला एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पे लिखा वो क्या है, R इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 0। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, K, मतलब जिसका रेट जो है ना, जो रेट कांस्टेंट के बराबर हो, मतलब जिस रिएक्शन का रेट उसकी कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड करता हो, ऐसी रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसको मैंने क्या मान लिया, नंबर 1। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हुई, द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन की पावर 0 पे डिपेंड करता है, ऐसी रिएक्शन को जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। तो इसकी आप क्या लिखो, डेफिनेशन। तो लिखो द रिएक्शन हुज रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन एंड टाइम आर नोन एज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, आर नोन एज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसकी जो रेट है ना वो टाइम पे भी डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि टाइम के साथ जो रेट होता है ना वो डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। लेकिन ये डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, इसके ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर रेट तो डिपेंड करता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो रेट है वो मेरा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद में कि जो मेरे पास इसी का मैं और आगे डेरिवेशन जो है वो कर देता हूँ। तो रेट मेरा क्या हुआ, देखो यहीं पे लिखता हूँ मैं। इसी से अगर मैं इसका रेट निकालता हूँ, रेट इज इक्वल टू माइनस DA बाई dt। और रेट मेरा क्या है यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, K। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर मैं इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हुआ माइनस DA इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो गया है मेरे पास, K dt। और सुन लो, D का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मीन्स एक मुझे इसका रेट है ना एक पर्टिकुलर, एक बहुत ही कम का निकाला है हमने। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा ना तो इस सारे का क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने माइनस D इंटू इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, A नोट माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखूंगा A नोट माइनस एक्स माइनस A नोट। ठीक है, और नीचे क्या लिखूँ बोलो? अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुछ A नोट से A नोट कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस DX इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, K dt। क्या हो गया, K dt। और उसके बाद आगे लिखो इंटीग्रेशन बोथ साइड। अगर हमने यहाँ पे क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, तो लिखो इंटीग्रेटेड बोथ साइड। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, माइनस DX इज इक्वल टू K dt। अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ 0 से x किया, और यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे क्या किया, t। और इसके अंदर हमें थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो है ना ये आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी यहाँ पे इसका जो होगा, तो कंसंट्रेशन क्या हुआ, x, यहाँ पे 0 to x, इसका क्या हो जाएगा, K कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमने क्या निकाला, t, इसका 0 to t हो जाता है। और यहाँ पे आप हायर लिमिट लोअर लिमिट माइनस नहीं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह रखा मैंने x इज इक्वल टू क्या हो गया, KT। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको नंबर 2 दे देते हैं हम। देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, इसको मैं यहाँ पे 2 मिनट रोक करके, और वो जो पहले वाली चीज़ है वो यहाँ पे लिख करके बता रहा हूँ आपको, कि मैंने लिखा A गिव्स B। मैंने लिखा जब टाइम 0 था तो इसको बोला हमने A0, और जब टाइम t था तो इसको बोला मैंने AT।
AT इज 0 माइनस एक्स और यहाँ पे x। देखो ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो रिएक्शन है उसके अंदर हमारे से क्या क्या पूछा जा सकता है, बस इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई हो तो पूछा जाएगा कि 15 मिनट के बाद कितना रिएक्टेंट बचा। तो मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है, क्या मुझे x की वैल्यू का पता है? x की वैल्यू पता है तो मैं इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन में से घटा दूंगा। या पूछा जाए कि 15 सेकंड के बाद मेरा प्रोडक्ट कितना बचा, तो मुझे क्या निकालना है? x निकालना है, और x की वैल्यू मुझे पता है क्या? KT है। देखो इसका मतलब मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, AT अगर मुझे निकालना है, व्हाट इज AT? AT इज द कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू A नोट माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो AT है वो मेरा क्या बना? A नोट माइनस KT। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर ये मेरा फॉर्मूला नंबर 3 है कि मुझे कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t पूछा जाए फॉर ए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, सभी के लिए नहीं है ये, केवल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए है। इसके अंदर t की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा, k सवाल में दिया हुआ होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन सवाल में दी हुई होगी, परसेंटेज होगी तो भी हम निकाल लेंगे, और यहाँ पे क्या निकालना है मुझे? AT। या फिर एक फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे BT का बन गया, BT का क्या हुआ? डायरेक्ट KT हुआ, समझ गए? अगर मेरे पास ये यहाँ पे क्या होता? 2A होता, 3B होता, तो यहाँ पे -2x हो जाता, यहाँ पे 3x हो जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाता बोलो? यहाँ पे हो जाता -2KT, यहाँ पे क्या हो जाता? 3KT। मेरा कहने का मतलब है कि रिएक्शन मैंने 1:1 रेशियो की रिएक्शन करी है। अगर मैं 2A गिव्स 3B करता तो यहाँ पे 2KT हो जाता, यहाँ पे 3KT होता। समझ गए ना सब चीज़ें? उसके बाद में ये मैंने कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला ही बना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि ज़्यादातर हमें किसी भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर बस केवल यही बात निकालनी होती है कि किसी भी रिएक्शन में t टाइम के बाद कितना मेरे पास रिएक्टेंट बचा और कितना मेरे पास प्रोडक्ट बचा, बस मुझे केवल यही चीज़ निकालनी होती है। और अगर इन गैसियस फेज की बात करता हूँ, एक छोटी सी बात और लिखो, इन गैसियस फेज, अगर मैं गैसियस फेज की बात करता हूँ तो मुझे किसी टाइम पे प्रेशर एट टाइम t, प्रेशर एट इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ पे माइनस क्या कर दूंगा? KT। कुछ नहीं करना है, प्रेशर कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? प्रेशर। यहाँ पे P नोट का क्या मतलब है? प्रेशर एट टाइम 0, मतलब इनिशियल प्रेशर है, तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। उसके बाद में लिखो, इसी रिएक्शन का लिखेंगे हम लाइफ टाइम, ठीक है ना। एक लाइफ टाइम और हाफ लाइफ टाइम, दो चीज़ निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखते हैं इसका लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होता है? आपने देखा होगा कि कोई भी, चाहे किसी को फिल्म अवार्ड मिला हो या किसी भी काम को करने का कोई अवार्ड मिलता है, तो जब वो काम करना बंद कर देता है ना, तो उसको एक लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। तो जब कोई रिएक्शन जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके अंदर कितना टाइम लगा, उस टाइम को क्या बोल देते हैं? उसका लाइफ टाइम बोल देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिख लो? लाइफ टाइम की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो, द टाइम इन विच 100% of the reaction 100% of the reaction gets completed, 100% of the reaction gets completed, या फिर मैं इसको T 100% भी कह सकता हूँ। देखो एक बात बताओ, जब रिएक्शन कोई कंप्लीट ही हो गई तो मुझे ये बताओ AT कितना बचा? 0, क्योंकि जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट तो कुछ बचा ही नहीं, वो क्या बचा? 0 बचा। समझ गए? अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास AT है, BT, यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनी? x की वैल्यू मेरे पास क्या बनी? A0, क्योंकि x जो था ना, जो लास्ट में कन्वर्ट होना था, वो जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी ना, वही तो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई, तभी तो मेरी रिएक्शन क्या हुई? कंप्लीट हुई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AT इज इक्वल टू A नोट माइनस x लिखूंगा, और x की जगह मुझे क्या करना है? यहाँ पे AT की जगह मुझे क्या करना है? 0 करना है,
और यहाँ पे क्या था मेरा KT था, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के, और T जो है ना ये मेरा लाइफ टाइम है, मैंने LT लिख दिया है। क्या लिख दिया मैंने? LT लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो इसको क्या करूँगा मैं, यहाँ पे हो गया मेरे पास माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा मैंने T कौन सा है? लाइफ टाइम इज इक्वल टू माइनस A0। और अगर मैं इसका जो टाइम है ना, जो लाइफ टाइम निकालूंगा तो मेरे पास क्या हुआ? A नोट अपॉन K। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और K इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विच इज गिवन इन द प्रॉब्लम। और दिस इज 6 फॉर्मूला है मेरा। जब भी इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मुझे क्या पूछा जाए, अगर लाइफ टाइम पूछा जाए तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? A नोट बाई K। A नोट मेरे पास दिया हुआ होगा, K मेरे पास दिया हुआ होगा, और मैं इस रिएक्शन का क्या निकाल दूंगा? लाइफ टाइम निकाल दूंगा। इज इट क्लियर? एक चीज और देख लो, हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम क्या होता है ये भी नोट कर लो। हाफ लाइफ टाइम यहाँ पे लिखा मैंने हाफ लाइफ टाइम, जिसको हम क्या लिखेंगे? टी हाफ भी लिखेंगे, और टी को मैं 50% भी बोलूँगा। ये क्या होता है मेरे पास? टी हाफ होता है। तो सबसे पहले आप इसकी क्या लिख लो? डेफिनेशन लिख लो। लिखो टी हाफ की डेफिनेशन। द टाइम इन विच 50% of the reaction gets completed। ठीक है ना? तो यहां पे अगर T को तो मैं क्या लिखूंगा? T हाफ, और जो AT है मेरा वो क्या हो जाएगा? A नोट अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है? वही इक्वेशन लिखूंगा, AT इज इक्वल टू A नोट माइनस KT, और AT की जगह क्या लिखूँ बोलो? A नोट बाई 2 इज इक्वल टू A नोट माइनस K। T को क्या लिखूंगा? T हाफ। इसको इधर लेकर के गया तो मेरे पास क्या हो गया? माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे A इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कम हो जाएगी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? K T हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पे A नोट और A नोट क्या हो गया? A नोट बाई 2। A नोट में एक घटाया तो क्या बना? A नोट अपॉन 2। तो यहाँ पे मुझे अगर T हाफ निकालना होगा तो मेरे पास क्या हुआ? A नोट अपॉन 2K। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 7। जब भी मुझे कभी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए T हाफ की वैल्यू निकालनी है तो A नोट बाई 2K होता है। दूसरी बात कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है, आप वैसे भी समझ रहे हो कि जब पूरा टाइम होता है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, A नोट अपॉन K आ जाएगा। लेकिन बेटा ये केवल और केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे ना, तो जो T हाफ जो होता है ना, वो टोटल टाइम के 10 गुना तक, मतलब टोटल टाइम 10 गुना तक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये केवल जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए होता है कि T हाफ की वैल्यू हमारे पास क्या है? A नोट अपॉन 2K है। और उसके बाद में ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला था। और उसके बाद में एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। देखो, जो ये मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लग रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे इसके अंदर एक बात हमें पता है कि रेट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ टाइम। किसी का भी रेट हो, जीरो ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, रेट जो होता है ना वो डिक्रीज होता है। रेट डिक्रीजेज विद टाइम। किसी में भी देख लो, अगर आप हमें दौड़ रहे हैं तो शुरू में हम बहुत तेज़ दौड़ेंगे, टाइम के साथ हम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अगर मैं वैसे भी आपको ये कहूँ कि भाई आप क्या करो, आप काउंटिंग स्टार्ट करो, तो शुरू में बहुत तेज़ गिनेंगे हम, उसके बाद हम स्लो हो जाएंगे। मैं कहूँ कि हमारे पास जो कॉपी है इसके पेज गिनने हैं तो शुरू में हम बहुत फास्ट गिनेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो इसमें रेट जो है ना K के बराबर लिखा है मैंने। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है इसका रेट जो है ना वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता है, क्योंकि इसका रेट तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। समझ गए? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए R जो है ना वो क्या है? वो कांस्टेंट है। वो क्या है बोलो? कांस्टेंट है। तो उसका रेट कभी भी क्या नहीं होगा? ऐसे डिक्रीज नहीं होता है।
और इसकी एक जो खास प्रॉपर्टी है ना, वो क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे मैंने लिखा कि भाई कोई भी मेरे पास रिएक्शन है तो ये 5 से और 15 के बीच में 10% कंप्लीट हुआ, तो कोई भी 10% और ये 10% कंप्लीट हुआ सपोज करो 15 मिनट में, तो आप कहीं पर भी देखोगे, चाहे आप 29 से और आप 39 तक जाओगे, ये भी क्या है 10%, ये भी क्या लेगा 15 ही मिनट लेगा। मन की मर्जी है, चाहे 87 से 97 तक कितना है 10%, ये भी क्या लेगा 15 मिनट लेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, कि जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है उसके अंदर जो इक्वल परसेंट कंप्लीट इनटू इक्वल मिनट, अगर मैं कहूं कि 27 से 37 के बीच 10% है, तो आप 62 से 72 के बीच में भी 10% है, वो दोनों के दोनों क्या लेंगे सेम टाइम लेते हैं। ये इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इज इट क्लियर? एक छोटी सी चीज आज हम और करेंगे, और वो लिखो एक बार नीचे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आज का ये लास्ट ही रहेगा, ठीक है ना? तो लिखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है उसको हम अल्फा लिखते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर। और हमें ये भी पता है कि जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, तो यहाँ पे अल्फा का जो भी फॉर्मूला हमारा पहले होता है मोल्स डिसोसिएट, जैसे भी हम लिखते हैं, पहले हमने लिखा मोल्स डिसोसिएट अपॉन यहाँ पे इनिशियल मोल, जो हमने क्या लिया इनिशियल मोल लिया, यही फॉर्मूला है। तो मोल डिसोसिएट कितना हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास क्या है A0 है, और मोल डिसोसिएट कितना हुआ, जो A के अंदर जो घटा है वही तो मेरा B प्रोडक्ट में बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि मुझे अल्फा निकालना है, तो x अपॉन A0 हुआ। x की वैल्यू क्या निकाल रखी हमने KT, और यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास A0। दिस इज द अल्फा। ये हमारा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भी, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए, अगर उसका जीरो ऑर्डर है, तो उसका हमारे लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा KT अपॉन A0। A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, K इज द रेट कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, और T इज द टाइम। देन वी कैन कैलकुलेट द अल्फा ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स ये करेंगे, और भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।